Hello students, in this lecture we are going to discuss about the Indian Independence Act of 1947। हमारे इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंट टाइप के जो एक्ट हैं या कानून हैं, इनकी जो सीरीज है ये आपको 1773 के समय देखने के लिए मिलता है, जब बंगाल का जो रीजन है वो कंपनी के अंडर हुआ करता था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है वो कंपनी के रूल के अंडर हुआ करता था। फिर उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग तरीके के जो एक्ट हैं वो आएंगे यहाँ पे। तो 1773 से ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, 1853 का जो समय है उस समय तक कंपनी के जो रूल हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में अलग अलग तरीके के जो रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं, और इंडिया के अंदर जो ट्रेड है उसको कंट्रोल किया जाएगा। कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ऐसी अलग अलग तरीके के जो सर्कमस्टेंशियल डेवलपमेंट है उनको देखते हुए अलग अलग तरीके के जो एक्ट हैं वो लाए गए। आफ्टर द 1857 रिवोल्ट के बाद में इन द 1858 जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज किए गए, गुड गवर्नमेंट एक्ट के रूप से भी हम इसको जानते हैं। तो 1858 के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज के अंडर में आपको देखिए कि जो क्राउन का जो रूल है, जो ब्रिटिश क्राउन है, उसका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर में। और 1947 तक ये जो एक्ट हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 is the one of the last act that was enacted by the British authorities in the India. After the commencement of our constitution, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट हुआ उसके बाद में इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को भी रिपील कर दिया गया। इसको भी रिपील कर दिया गया था आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ था और इनेक्टमेंट कब हुआ या अडोप्शन कब हुआ, इसके बारे में, क्योंकि वो डेट कुछ डिफरेंट है। और इसके बिहाइंड में एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस भी है कि 1929 के समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी आज़ादी के समय, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक सेशन बुलाया जाता है लाहौर के अंदर। और फर्स्ट टाइम हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस सेशन को हेड करते हैं लाहौर के अंदर। कि जो 1930 का जो डे है, 1930 के अंदर जो जनवरी का जो दिन है, याद रखना स्टूडेंट्स कि 1929 के अंदर जो कांग्रेस का सेशन बुलाया गया था वो दिसंबर मंथ के समय था। कि 1930 में जो 26 जनवरी का जो डे है उस दिन हम पूर्ण स्वराज के रूप में या कम्प्लीटली जो इंडिपेंडेंस के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस को देखते हुए हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के द्वारा 26 जनवरी का जो दिन है उसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंसमेंट के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के बाद ही, और जो 26 नवंबर का जो दिन है, 26 नवंबर से लेकर जो 26 जनवरी का जो दिन है, इन 2 महीने के अंदर जो बेसिकली कुछ ऐसे भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के जो एनफोर्स के अंदर आए थे, जो इलेक्शन के रिगार्डिंग में हैं, सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में हैं। अगर हम सिटीजनशिप की बात करें स्टूडेंट, सिटीजनशिप को आपको पता होना चाहिए सिटीजनशिप कहाँ पे मेंशन किया गया है। आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 के अंदर सिटीजनशिप मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये तो कुछ हमने बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस हमारे इस इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में, तो आप देखिए कि हिस्ट्री के अंदर क्या हिस्टोरिकल क्या डेवलपमेंट हुआ उस समय में। उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो 20 फरवरी का जो दिन है 1947 के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो क्लेमेंट एटली हैं वो पावर के ऊपर आते हैं, और क्लेमेंट एटली के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि नेक्स्ट ईयर जो जून 30 जून का जो समय होगा, जो जून 30 होगा 1948 के अंदर,
उससे पहले या उस समय तक हम यहाँ पे इंडिया को जो इंडिपेंडेंस है वो डिक्लेयर करेंगे। इंडिया यहाँ पे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र की जाएगी, बट आप देखिए कि इसके अगेंस्ट में जो मुस्लिम लीग है वो यहाँ पे एजिटेट करते हैं। मुस्लिम लीग यहाँ पे एजिटेट करेंगे और उसके अगेंस्ट में आपको एक माउंट बैटन का जो प्लान है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि 3 जून के अंदर एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। 3 जून 1947 के समय माउंट बैटन का जो प्लान है, माउंट बैटन प्लान के रूप से भी उसको जानते हैं, जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ। अलग अलग टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या कमेटीज़ हैं बाउंड्री लाइन के रिगार्डिंग में, रेड क्लिफ उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर है। तो ऐसे जो कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई और यहाँ पे जो कम्प्लीटली पार्टीशन है उसको यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर वो आता है। स्टूडेंट्स इसी प्लान के थ्रू जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है दोनों ही पार्टीशन को एक्सेप्ट करती हैं। इमीडिएटली इस जो पार्टीशन के रिगार्डिंग में जितना भी जो प्रोविजंस है उसको इफेक्ट देने के लिए माउंट बैटन प्लान को यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर लाने के लिए इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को पास किया गया। अब अगर हम बात करें इस एक्ट के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, इस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो क्या हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि कम्प्लीटली आपको पार्टीशन की रिगार्डिंग की चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है एंड द ब्रिटिश रूल कि जो ब्रिटिश रूल है उसको यहाँ पे ख़त्म किया गया इस एक्ट के थ्रू, कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर में उसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, उसको एंड करते हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया। सॉवरिन स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में इंडिया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडिया यहाँ पे सॉवरिन है, इंडिपेंडेंट है, कम्प्लीटली अपना जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करने के रिगार्डिंग में सॉवरिन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। इसी एक्ट के थ्रू आपको जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है वो देखने के लिए मिलता है। क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन है, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन है, 2 जो डोमिनियन है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया। इंडिपेंडेंट 2 इंडिपेंडेंट आपको जो डोमिनियन है वो देखने के लिए मिलते हैं इस एक्ट के थ्रू। स्टूडेंट्स इसके अंदर एक गवर्नर जनरल है उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश किंग के द्वारा में एडवाइस ऑफ द जो डोमिनियन का जो कैबिनेट होगा, डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर में एक गवर्नर जनरल हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंडिया और इंग्लैंड के रिगार्डिंग में गवर्नर जनरल की आपको देखने के लिए मिलेगी कि इंडिया एंड जो पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियंस क्रिएट किए गए, इनका कम्प्लीटली जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो ये बेसिकली सेकंड इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो यहाँ पे क्रिएट की गई अलग से। वॉइसरॉय की जो पोस्ट है उसको यहाँ पे अबोलिश किया गया। अब आप देखिए कि वॉइसरॉय की जो पोस्ट है वो यहाँ पे अबोलिश हो जाती है इस एक्ट के थ्रू और गवर्नर जनरल दोनों ही जो डोमिनियंस हैं उनके लिए अलग अलग से जो गवर्नर जनरल है वो बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड जो पाकिस्तान का जो पार्टीशन है उसको ये जो एक्ट है वो एक्सेप्ट किया, उस एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस के अंदर आया। और यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसको राइट टू सेसीड है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का जो पावर है वो दिया गया कि पाकिस्तान को यहाँ पे पावर है कि वो अपना जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंट्रीज़ हैं। कॉमनवेल्थ जो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स भी आपने सुने होंगे, तो मैक्सिमम वो कंट्री हैं इसके अंदर में जहाँ पे ब्रिटेन का जो कॉलोनी हुआ करते थे, ब्रिटेन की कभी ना कभी कॉलोनी हुआ करते थे, उन्हीं को हम कॉमनवेल्थ ग्रुप के रूप से जानते हैं। स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि 2 ऐसे कंट्री भी हैं जो कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें जो हमारा कॉमनवेल्थ है उसके वो पार्ट हैं, बट वो कभी भी ब्रिटेन का कॉलोनी नहीं थे। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको फ्रेम करने की बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एम्पावर किया गया कि दोनों डोमिनियंस का जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने के रिगार्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, अडोप्ट किया जा सकता है किसी भी एक्ट को यहाँ पे उनके द्वारा
रिपील करके अडॉप्ट करना है या अमेंड करके उसको अडॉप्ट करना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक इंडिपेंडेंट पावर दे दी गई कि आपको फ्रेमिंग की पावर है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की पावर है, आप उसको रिपील कीजिए, अमेंड कीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स दोनों ही डोमिनियंस की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको पावर दी गई कि लेजिस्लेटिव जो रूल्स है वो आप अपनी टेरिटरी के हिसाब से बना सकते हो, उनको एनफोर्स के अंदर भी कर सकते हो। और नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोई भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एक्ट है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी यहाँ पे एक्ट है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा आफ्टर द 15 अगस्त के बाद में 1947, 15 अगस्त के बाद में यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रूल है वो एनफोर्स के अंदर नहीं रहेगा। ये यहाँ पे आपको इस एक्ट का एक प्रोविज़न देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल है वो आप देखिए उसको पहले ही अबोलिश कर दिया गया था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो यहाँ पे ऑफिस है इसको यहाँ पे अबोलिश किया गया। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ऑफिस है उसको अबोलिश किया गया। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि इसके जो फंक्शंस हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो फंक्शंस हैं, इसको सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ये जो फंक्शंस है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए कि जो सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ हैं, उसको ये जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए गए सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ को। तो ये आप याद रखना, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो फंक्शंस है क्या उनको भी अबोलिश कर दिया गया था। तो स्टूडेंट जो फंक्शंस है वो सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ को ट्रांसफ़र हुए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इट्स दिस एक्ट आल्सो प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स उस समय में हैं उनके ऊपर जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी है, जो ब्रिटिश अथॉरिटी है, उसको भी ये रिजेक्ट करता था प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके ऊपर कोई पावर नहीं रहेगी अब ब्रिटिश की। ये भी इंडिपेंडेंट है, इनको कोई सा भी जो डोमिनियन पसंद है उस एरिया के अंदर ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये इनको बताया गया। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स को पावर दे दी गई कि आप कोई भी एरिया है उसको ज्वाइन कीजिए, आपके ऊपर जो ब्रिटिश की जो पावर है वो नहीं है, ब्रिटिश कोई भी अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर में। इसी एक्ट के द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है कि जो गवर्नेंस है दोनों ही डोमिनियंस के अंदर में, जो गवर्नेंस है, जो दो डोमिनियन जो बनाए गए हैं इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों ही डोमिनियंस के अंदर जो गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस है वो यहाँ पे कैरी आउट होगी 1935 एक्ट के थ्रू। जो 1935 के समय हमारा एक्ट था उस एक्ट के थ्रू यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो कैरी आउट होगी, जब तक कि दोनों डोमिनियंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम के अंदर नहीं आता है। डोमिनियंस के पास पावर भी है कि ये इस एक्ट को मॉडिफाई भी करके अडॉप्ट कर सकते हैं या हो सके तो इसको कैरी आउट भी कर सकते हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसी एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश मोनार्च को यहाँ पे जो पावर दे दी गई थी कि उनके द्वारा जो वीटो पावर है, वीटो लगाना है किसी बिल्स के ऊपर में, रिजर्वेशन लगाना है, उस पावर से जो ब्रिटिश मोनार्च हैं, जो ब्रिटिश क्राउन है, उसको यहाँ पे डिप्राइव किया गया। ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे डिप्राइव किया गया कि आपको जो लेजिस्लेटिव जो पावर थी, ब्रिटिश जो क्राउन है उनको यहाँ पे डिप्राइव किया गया कि जो यहाँ पे आपको वीटो पावर है रिगार्डिंग द बिल के रिगार्डिंग में, लेजिस्लेटिव फंक्शंस के रिगार्डिंग में, उसको यहाँ पे डिप्राइव कर दिया गया कि अब आपको ये पावर नहीं रहेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो राइट्स है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल को रिजर्व कर दी गई। गवर्नर जनरल को यहाँ पे फुल पावर है। जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट बनाई गई थी, गवर्नर जनरल को यहाँ पे जो राइट्स हैं वो दे दी गई हैं रिगार्डिंग द बिल्स की बिल्स को यहाँ पे कैसे इनेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसी एक्ट के अंदर में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको डेजिग्नेट किया गया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनियल हेड के रूप में बाय द स्टेट्स के द्वारा, कि जो प्रोविंस के अंदर जो गवर्नर हैं या इंडिया के जो गवर्नर जनरल हैं उसको भी नॉमिनेट किया गया इस एक्ट के द्वारा, और उनको एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना था। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, अब आप देखिए कि एकदम से जो कंप्लीट सिस्टम को चेंज करना इम्पॉसिबल है,
तो वहाँ पे जो प्रोविंस के अंदर जो गवर्नर्स थे उनको ही यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक हेड है उसके रूप में बना दिया गया, नॉमिनल हेड के रूप में। और वहाँ पे जो उनके द्वारा जो वर्क किया जाने वाला है गवर्नर्स के द्वारा, ये वर्क किया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग इनको काम करना होगा, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग में इनको काम करना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर, कि इंडिया के अंदर जो एम्परर का टाइटल हुआ करता था, रॉयल टाइटल से जो एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल को रिमूव किया गया, एंड किंग ऑफ इंग्लैंड को जो रॉयल यहाँ पे टाइटल दिया गया था, जो किंग ऑफ इंग्लैंड हैं, किंग ऑफ इंग्लैंड को जो यहाँ पे पावर दे दी गई थी कि आप एम्परर हैं, आप एम्परर ऑफ इंडिया हैं, इसी पावर को यहाँ पे रिमूव किया गया कि आप अब एम्परर नहीं हैं, एम्परर ऑफ इंडिया नहीं हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो सिविल सर्विस के रिगार्डिंग में जो रिजर्वेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो कुछ पोस्ट के लिए, वो सबको डिसकंटिन्यू किया गया। मेंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स को जो अपॉइंटमेंट का जो डेट है, या जो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंटमेंट बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो कंटिन्यूस यहाँ पे अपनी जो सर्विस है उसको एंजॉय करेंगे। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स जिनका अपॉइंटमेंट 15 अगस्त 1947 से पहले हुआ है, तो उनको कम्प्लीटली जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर सकेंगे इस समय में। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इस एक्ट के जो हमने देखे। इसके अलावा अगर हम बात करें 14 एंड 15 अगस्त का जो मिडनाइट का जो समय है, उस समय इंडिया यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आता है, इंडिया एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस स्टेट बनता है। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं उनको यहाँ पे जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं उनको यहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये पोस्ट इनको दी गई नए डोमिनियंस के अंदर में। जवाहरलाल नेहरू जो हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की गई जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली जो हमारे एरिया के लिए जो फॉर्म की गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इंटरिम कैबिनेट है उसको ये हेड करते हैं। इंडियन डोमिनियन की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको पावर दे दी गई। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फर्स्ट पीएम हैं, वो एग्जिस्टेंस के अंदर यहाँ पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जिनको हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947।